वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बिल्कुल देश के पड़ोस में बांग्लादेश में जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो वहाँ डेवलपमेंट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो जो पब्लिक डोमेन में खबरें आ रही हैं और जो पहले हो चुका है, उसके बेसिस पे मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूरा देखिएगा, थोड़ा सा लंबा भले हो गया है। तो खबर आधी लाइन की तो ये थी कि 5 तारीख को बहुत दिनों से चले आ रहे हैं आंदोलनों और अनरेस्ट से अपनी जान को खतरा समझ के वहाँ की हेड ऑफ द स्टेट शेख हसीना जो थी, चुनी हुई सरकार की जो प्रतिनिधि थी, वो भारत आ गई। ये यहाँ तक की खबर है। अब इसको अगर हम शुरू से एनालाइज करना शुरू करें कि तो सबसे पहले ये बात करनी है कि वहाँ पर इतना अनरेस्ट हो गया, जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, अवामी लीग जो थी, उसके नेताओं को, सिंपैथाइजर को मारा जा रहा है। जो वहाँ के एसेट्स हैं उनको आग लगाई जा रही है। तो क्या ये स्टूडेंट्स का आंदोलन था? ये सोचने की बात है। तो देखिए, एक बात तो निश्चित है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के एक एक्सपर्ट हत्यारे की तरह लोगों को मारकर टांग दे और करना, ये मुझे नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमेशा ऐसे हर आंदोलन में होता है कि कहीं ना कहीं कोई अराजक तत्व या जो इनिशियली उस कॉज में इन्वॉल्व नहीं है वो उसमें शामिल हो जाते हैं। अब इसका कॉज क्या था? इसका कॉज ये था कि आप लोग सबको मालूम होगा कि जो शेख हसीना थी, वो जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, बंगबंधु कहलाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। तो शुरू से जब से बांग्लादेश बनाया, वहाँ दो तरह की फोर्सेस चलती रहती हैं। एक जो पाकिस्तानी समर्थक होते हैं और जो दूसरे होते हैं जो फ्रीडम फाइटर समर्थक होते हैं। फ्रीडम फाइटर समर्थक की जो लोग हैं उनको एक तरीके से शेख हसीना हेड करती हैं। तो वहाँ पर एक ऐसा कुछ प्रपोजल आया, कानून आया कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनको वहाँ आरक्षण मिले। स्टूडेंट्स को ये पसंद नहीं, आंदोलन शुरू हुए। तो सरकार जो थी वहाँ की, वो वहाँ पे अपने एपेक्स कोर्ट तक गई इस बात के लिए कि भाई ये चीज़ को लागू करना अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक सब ठीक हो गया, लेकिन फिर भी हिंसा नहीं रुकी। हिंसा बढ़ती ही चली गई। पुलिस ने कहा हम ये संभाल नहीं पाएंगे। सेना ने एक तरीके से अधिकार कर लिया वहाँ पर, और शेख हसीना को कुछ घंटों का 45 मिनट का नोटिस दिया कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो आगे का तो पता नहीं तो क्या होता। और उसके बाद शेख हसीना ढाका एयरवेज से अपने जहाज में उड़ी और आकर हिंडन में यहाँ पर लैंड कर गई। हिंडन एयरबेस जो है हमारा गाजियाबाद के पास, वहाँ आकर लैंड कर गई। तो ये एक बिल्कुल सीधा वाला घटनाक्रम है। लेकिन उनके आ जाने के बाद भी, वो सब कुछ हो जाने के बाद भी, जो वहाँ मारकाट थी वो नहीं रुकी। कहते हैं कि मारकाट में फौज का सर पर हाथ था और ये चला। फौज ने अनाउंस किया कि हम बहुत जल्दी सरकार बनवा देंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में होता है, फौज टेक ओवर कर लेती है। बहरहाल वहाँ पर एक नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस हैं। मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर आमंत्रित किया गया कि भाई आप अंतरिम सरकार बनाएं और उसको संभालें, जो कि उन्होंने ग्रेशियसली उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब यहाँ से लॉजिक आप लगाना शुरू करिए कि आखिर वहाँ पर जो अनरेस्ट हुआ वो कराया किसने। तो देखिए, बांग्लादेश और भारत के संबंध बहुत अच्छे, चूंकि भारत ने मुक्ति वाहिनी की बहुत सहायता करी थी बांग्लादेश की आज़ादी में, और जो थे अपने मुजीबुर रहमान, वो भारत के दोस्त थे। मतलब उस समय मुजीबुर रहमान भी रशिया ब्लॉक में थे और जवाहरलाल जी भी थे, भारत भी था। तो वो एक पुरानी चली आई नेचुरल दोस्ती मानी जाती है। तो इस वहाँ पे उन्होंने बहुत सी जगहों पे चाइना को आईना दिखाया था। तो चाइना भी इन्वॉल्व हो सकता है, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो सकता है, और हम जो डीप स्टेट कहलाता है, जिसको हम लोग बहुत प्यार से कहते हैं जॉर्ज सोरोस का गैंग, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब इसमें कि कौन इन्वॉल्व है? चूंकि शेख हसीना को यहाँ आते ही इंग्लैंड और अमेरिका ने उनका जो वीज़ा था वो रिवोक कर दिया और कहा आप हमारे यहाँ नहीं आ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये चाइना के हाथ का काम होता तो अमेरिका और ब्रिटेन इनको सर पर उठाकर घूम रहे होते हसीना जी को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे लगता है कि चाइना का ये काम नहीं है शुद्ध रूप से, अगर है भी तो ये सबने मिलजुल कर किया है। अब ये अमेरिका का हाथ है, ऐसा क्यों लगता है? उसकी दो वजहें हैं, जिसको अगर आप भारत के संग उसको करके देखेंगे ना, कंपेयर करके, तो आपको बहुत समझ में आएगा। पहली बात तो वो जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है BRAC यूनिवर्सिटी, जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, वो यूनिवर्सिटी जैसे हम लोग क्या JNU वगैरह है, कुछ उसी टाइप की है, और उसको बहुत हैवी ग्रांट मिलते हैं UNSAID की और बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स की।
तो इतने दिनों से आप जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पे इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आपको समझ में आया जाएगा कि यूएनओ जो है, पहली बात तो वो अमेरिका की एक आर्म है, अमेरिका का ही हाथ है, और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट संगठन हैं वो अमेरिका के हितों के लिए काम करते हैं। दूसरी बात, बिल गेट जो है, बिल गेट भी एक उसी का हिस्सा माने जाते हैं, जिसको हम लोग सोरोस गैंग कहते हैं, उसी टाइप की फोर्सेस में माने जाते हैं। तो इससे मुझे लगता है इन दोनों चीज़ों से कि इसमें हाथ रहा अमेरिका का। ये तो मुझे समझ में आता है कि किसने किया। अब प्रश्न ये कि क्यों किया, तो क्यों किया में 2-3 वजह हैं। सबसे पहली जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट वजह लगती है कि कुछ महीनों पहले मैडम इन्होंने जो हसीना ने इन्होंने कहा था कि एक गोरा मुझसे आकर मिला पश्चिमी, और उसने कहा कि आप हमारा साथ दो और आप आराम से राज करो, हर इलेक्शन जीतो। हम लोग को साथ में क्या चाहिए, कुछ भारत का हिस्सा, कुछ म्यांमार का हिस्सा, जो कुकी लैंड है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि करीबन 1 साल हो गए, कई महीने हो गए, लड़ाई होती ही चली जा रही है। वो लड़ाई भी, जैसा कि हमेशा सब लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें जो हथियारों और उसकी जो आपूर्ति हो रही है वो बाहर से हो रही है। तो म्यांमार का हिस्सा, भारत का कुछ हिस्सा और कुछ बांग्लादेश का मिलाकर वहाँ वो क्रिश्चियन स्टेट बनाएंगे। अब हसीना जी ने कभी ये नहीं बताया कि किसने कहा, लेकिन उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि एक गोरे ने कहा, व्हाइट मैन। तो लेकिन चूंकि उन्होंने इस बात को ओपनली कहा और कहा मैं इसके लिए नहीं मानती, तो एक उनकी जो, अगर हम इसको सही मान के चलें, तो अमेरिका की या जो वेस्ट की जो एक इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल एम्बिशन थी, उसको इस तरह से खोल देना और उसमें टांग अड़ाना, ये बात तो उनको नहीं पसंद आनी थी। और सीधा सीधा होता है अमेरिकन स्टेट का कि या तो आप हमारे साथ हो या आप हमारे दुश्मन हो, तो वो साथ नहीं रही तो वो दुश्मन हो गई। दूसरी चीज जो है कि जो उनकी भारत के संग दोस्ती थी और जो वो भारत को वहाँ पर स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग होने में मदद कर रही थी, मतलब वो अपना शायद एक पोर्ट भी दे रही थी, एक अपना पोर्ट डेवलप भी कर रही थी, मतलब शी वाज रियली थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज कंट्री, मतलब वो उसकी जो इंटीग्रिटी थी, जो उसकी संप्रभुता थी, उसको बढ़ाना चढ़ाना चाहती थी। उनके राज्य में वहाँ की इकोनॉमी भी बहुत बड़ी थी। तो एक तो ये भी बात गलत है, आप भाई बढ़ क्यों रहे हैं अमेरिका के होते, किसी और को आगे बढ़ने का, खाने पीने का तो कोई हक ही नहीं है। तीसरा था कि वो भारत को बहुत दिनों से अमेरिका थोड़ा सा टाइट करना चाहता है, और जो भारत के आसपास के देश हैं जिनके संग जो उसका नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है भारत की, उसकी वजह से अगर वो स्ट्रांग होने लगता है तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, और ये चाइना भी करता है। और ये एक तो खींचातानी चलती ही रहती है कि कभी हमारे समर्थन करा जाए, कभी आपके काया, जैसे नेपाल में होता है, कभी चाइना समर्थक सरकार बन जाती है, कभी भारत सरकार समर्थन बन जाती है। लंका चाइना के हाथ चला गया था, भारत ने किसी तरह से पैसे वैसे दे के स्ट्रेटेजिकल हेल्प करके उसको वापस लिया। अभी म्यांमार में चल ही रहा है, म्यांमार में भारत लेकिन धीरे धीरे आगे घुस रहा है और वहाँ पे अपनी चीज़ों को कर रहा है। इसके पहले मालदीव्स का था, मालदीव्स चाइना के हाथ में चला गया था, और अब लेकिन फिर जो मुइज़ू वहाँ के राष्ट्रपति वो थोड़ा सा लाइन में आ रहे हैं भारत के साथ संबंधों को लेके। अफगानिस्तान में तो जब हुआ था तो पाकिस्तान बहुत खुश था कि हमारे भाई आ गए, हमारे लिए कश्मीर जीत लेंगे, लेकिन फिर अफगानिस्तान अब भारत का भाई बन गया है। तो ये चलता रहता है। उसी में जो क्रॉस फायर था उसमें एक तरीके से वो भी एक वजह थी बीच में बांग्लादेश के शिकार बनने की। अब ये तो हुआ कि क्यों लगता है, अब इसका फायदा क्या होगा अमेरिका को। तो अभी तो अमेरिका सोच रहा है उसकी चौधराहट है, लेकिन मुझे जो लगता है कि अमेरिका ने जब किसी देश पे, स्पेशली किसी मुस्लिम कंट्री में जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराया, और जो कुछ भी किया उसका फल उसे कभी अच्छा नहीं मिला, और वहां पे एक परमानेंट अनरेस्ट हो गई, और वहां जो है एक अतिवादी उग्रवादी तत्व बहुत शक्तिशाली हो गए। जैसे इसका उदाहरण हम शुरू से देखना शुरू करें, इराक में बड़ा अच्छा हंसता बसता देश था, लड़कियां भी पढ़ती थीं, आगे बढ़ रहा था, देश बड़ा अमीर था। वहां जाके उन्होंने क्या किया, सद्दाम हुसैन को पकड़ के उतार दिया, और उसके बाद वहां पर जो एंटी सोशल एलिमेंट इकट्ठे हो गए, और वहां से बड़े बड़े आतंकी संगठनों का जन्म हो गया। ऐसे इन्होंने अफगानिस्तान में किया। अफगानिस्तान की भी सरकार बड़ी अच्छी चलती थी, जिसका उन्होंने ये हाल कर दिया। ईरान में जो ईरान के शाह थे इनको इन्होंने टांग दिया, सड़क पे फांसी लगा दी। आज ईरान जो है कट्टरपंथ का गढ़ बन गया है। तो ये अफ्रीका हो या खाड़ी देश हो, सब जगह ये करते रहते हैं, और अब इन्होंने एशिया पे अपने पंजे गड़ाए हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया है। अब देखिए साउथ एशिया जो है, अब देखिए ये क्या करते हैं, ये अफगानिस्तान में कर चुके हैं, अभी बांग्लादेश में आए हैं। तो ये करते तो हैं, पर मुझे लगता नहीं है इनको फायदा होता है। ये सारी
शायद मतलब ये दिखाने के लिए कि हम अब सुपर पावर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। अब हमारे भारत के रोल में तो बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई देख लीजिए, भारत ने वहाँ पे इतना पैसा लगा दिया, सब बर्बाद हो गया, ये इतना होने वाला था, भारत ने इंटरवीन क्यों नहीं किया, भारत को पता क्यों नहीं चला। तो इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात है इंटरवीन क्यों नहीं किया। अब भारत कुछ भी हो, अमेरिका सुपर पावर है, भारत जाकर उससे वहाँ मिलिट्री तो उससे जाता है, मिलिट्री उस पर तो लड़ नहीं सकता ना, रूस नहीं खड़ा हो पाता है, तो भारत क्या ही होगा। युद्ध नहीं, युद्ध तो ऑप्शन है ही नहीं, और वो भी अपनी लगती सीमा पे अगर वहां जाकर युद्ध शुरू हो जाए तो भारत पे उसका असर आएगा। अब दूसरी बात आती है कि भारत अनअवेयर था क्या। भारत अनअवेयर नहीं था। आपको बताऊं कि जब इन्होंने मुजीबुर रहमान को जब मारा गया था और कू हुआ था, तभी भी भारत ने उनको खबर भेजी थी कि आपके यहाँ सेना आपके विरुद्ध होने वाली, आप भागिए। लेकिन वो नहीं भागे थे, और जो बांग्लादेश है वहाँ लगातार कू होते रहते हैं, कोई अंदर जाता है, कोई बाहर रहता है। हसीना जी 2 बार जा चुकी हैं, खालिदा जिया भी 2 बार, कुछ चलता ही रहता है वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, तो क्या वो आपस में नहीं लड़ते, वो आपस में भी ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन भारत को पता था इसको। इसका सबसे बड़ा मुझे सबूत क्या लगता है कि जब खालिदा जिया जब शेख हसीना वहां से भागी हैं, जो एयरबेस से उड़ी हैं, तो खतरा तो था क्योंकि फौज उनके खिलाफ थी। तो 2 रफाल जो थे वो लगातार उनके साथ वहीं से उड़े, और हिंडन जब एयरबेस तक वो आए तब तक वो रफाल उनके साथ थे। मतलब ये कहना चाहिए कि वो उसको स्कॉट करके वहां से निकाल ले आए। तो अगर भारत को पता नहीं होता, भारत अवेयर नहीं होता, तैयार नहीं होता, तो वो वहां से उनको कैसे निकाल के लाता। अब सोचिए कि भारत को शेख हसीना में क्या रुचि है। भारत को शेख हसीना में रुचि है कि उनकी पार्टी वहां पर जिंदा है भी, और अगर उनकी एक्टिविटीज हुई तो वो एटलीस्ट एक पावरफुल फोर्स है जो कि भारत के साथ हमेशा रहनी है, ऐसा भारत को लगता है, और है भी है। और इसके बाद जब ये यहाँ आई, तुरंत NSA ने इनसे जाकर मीटिंग करी, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई, लगातार जो इस तरह से चीज़ें चल रही थी, वहाँ पर जाकर उसको जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको अलर्ट कर दिया गया, BSF के हेड वहाँ पहुँच गए। तो जैसी चीज़ें हो रही हैं उससे लगता है कि भारत शायद तैयार था। अब लोगों ने कहा कि जब वहाँ मारपीट शुरू हुई तो भारत ने जब हिंदुओं को मारना शुरू किया तो भारत ने क्यों नहीं बोला था। तो भाई वहाँ भारत बोलता किससे, फौज तो वहाँ की सरकार थी नहीं, सरकार तो यहाँ बैठी हुई है, मतलब हमारे गाजियाबाद में शरण लिए हुए। लेकिन जैसे इंटरिम सरकार बनी, हमारे PM ने बहुत कड़े शब्दों में इस बात को कहा कि भाई वहाँ पर जो हमारे हिंदू हैं और हिंदू और अल्पसंख्यक, उनके लिए कुछ करिए। उसके पहले जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे वो बोल चुके थे, तो सब कुछ चल ही रहा था। तो इसलिए यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार की उस पर नज़र है, सक्षम नज़र है। और एक सबसे मजे की बात यह है कि भाई शेख हसीना को वहाँ से भगा दिया गया, उनसे प्रॉब्लम थी, वो इस्तीफा दे के आ गई, लेकिन उनकी पार्टी अभी भी मेजॉरिटी पार्टी है। तो फिर किस नियम के तहत, किस अधिकार के तहत वहाँ पर इंटरिम सरकार बना दी गई। कायदे से तो जो उनकी पार्टी थी अवामी लीग को ही दोबारा प्राइम मिनिस्टर चुन के और सरकार अपनी बनानी चाहिए थी। तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है? क्या इस लोकतंत्र के नाम पे हर जगह जाकर बवाल बलवा करने वाला अमेरिका और पश्चिम देश उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है? लेकिन दुनिया यूं ही चलती है, किसी को ना अच्छे से मतलब, ना बुरे से, ना सच से, ना झूठ से। हर देश अपना देख रहा है फायदा, पहले अपनी नीतियां देख रहा है। कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने के काम आते हैं। तो आज तक जितनी मुझे घटनाएं दिखी, उनका जो मैंने एनालिसिस किया आपको बताया। आगे इसमें जो कुछ भी नया होगा मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।